गुड इवनिंग बच्चों। तो सुपर पोजिशन ऑफ वेव का रिवीजन हम लोग कर रहे थे और आज हम लोग सुपर पोजिशन ऑफ वेव सेकंड में क्वेश्चंस के थ्रू अपना रिवीजन करेंगे। और शुरुआत करने से पहले एक बार ये ध्यान दिला दें, किसी भी स्ट्रिंग में ये देखिए, ये है जीरोथ ओवरटोन यानी कि फंडामेंटल टोन यानी कि फर्स्ट हार्मोनिक। एक ही बात है, जीरोथ ओवरटोन, फंडामेंटल टोन, फर्स्ट हार्मोनिक। उसके बाद अगर दो लूप बन जाते हैं उसी रस्सी में तो ये हो गया सेकंड हार्मोनिक। अगर उसी लूप में तीन लूप बन जाते हैं, ये देखिए, तो ये हो गया आपका थर्ड हार्मोनिक। तो ऐसे कैसे याद रहेगा, कितना हम लोग याद करेंगे? तो हम कहते हैं कि कोई भी nth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो लिखना n+1 n+1/2LV, ऐसे आंसर लिखना, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये देख लो कि अगर nth हार्मोनिक के लिए कुछ लिखना है, nth हार्मोनिक के लिए कुछ लिखना है, फ्रीक्वेंसी लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे? m/2LV। ये ओवरटोन वाला फार्मूला और ये हार्मोनिक वाला फार्मूला। अगर फिफ्थ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो यहाँ पर 5 लिखना है, और अगर फिफ्थ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो पूरे की जगह पर, अगर फिफ्थ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो n की जगह पर 5 लिखना है, और अगर फिफ्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो पूरे की जगह पर 5 लिखना है। देखिए n+1 की जगह पर m, और m है हार्मोनिक नंबर और n है ओवरटोन्थ नंबर। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। साथ ही साथ ये बात ध्यान दीजिए कि नंबर ऑफ नोट्स में -1 करने से क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ एंटी नोट्स आ जाएंगे। और यही, हाँ, नंबर ऑफ एंटी नोट्स यानी कि नंबर ऑफ लूप्स, लूप 1 2 3, और यही हो जाएगा हार्मोनिक नंबर। हार्मोनिक नंबर भी यही होगा, हार्मोनिक नंबर जिसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और अगर नंबर ऑफ नोट्स में -2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ओवरटोन्थ नंबर आ जाएगा। ओवरटोन्थ नंबर जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ नोट्स या नंबर ऑफ एंटी नोट्स की मदद से भी फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। और जब फ्रीक्वेंसी आ जाती है तब लास्ट में वेलोसिटी निकालने के लिए v = f लैम्डा की हेल्प ली जा सकती है। समझ में आ गया? पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, वेवलेंथ दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ से इस रस्सी में साउंड की वेलोसिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है ना। ये हो गया पूरा रिवीजन। समझ लीजिए, स्ट्रिंग के मामले में इतना पता है तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला कतई नहीं है, ठीक है ना। जो फ्रीक्वेंसी है वो हार्मोनिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्मोनिक नंबर एंड फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये देखिए, लंबाई की स्ट्रिंग्स हैं सब। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नंबर, मतलब हार्मोनिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करें। इतना आप लोगों ने अगर देख लिया अच्छे से तो स्ट्रिंग के कोई भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। और क्लासरूम में हमने ऑलरेडी ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप, और कल के होमवर्क वाला डे 15 में भी हम लोगों ने ओपन और क्लोज ऑर्गन पाइप का रिवीजन किया था और उसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे।
आइए चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है कि N1, N2 and N3 are the fundamental frequencies of three segment into which a string is divided। एक स्ट्रिंग है जो कि 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है, ये देखिए, और इन तीनों में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रिस्पेक्टिवली N1, N2 और N3 हैं। इतने पार्ट की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N1 है, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N2 है, और यहाँ से यहाँ तक के पार्ट की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N3 है। और पूरी स्ट्रिंग की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये देखिए, पूरी L लेंथ की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N है, ठीक है ना। पूरी L लेंथ की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N है, तो N, N1, N2 और N3 में हमें रिलेशन फाइंड करना है। चलिए हम मान लेते हैं कि ये लेंथ L1 है, ये लेंथ L2 और ये इस सेगमेंट की लेंथ L3 है। रस्सी दोनों किनारों पर बंधी रहती है, तभी स्टैंडिंग वेव बनती है स्ट्रिंग में, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आराम से करते हैं। फंडामेंटल होने की वजह से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी कि फर्स्ट हार्मोनिक m = 1 होगा, तो ये 1/2LV बनेगा। इस तरीके से जो फ्रीक्वेंसी है वो लेंथ के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जो लेंथ है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर ये देखिए कि लंबाई का रिलेशन क्या है। टोटल L = L1 + L2 + L3। तो पूरे L की जगह पर हम कांस्टेंट अपॉन F लिख सकते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को N से रिप्रेजेंट किया है इन्होंने, N लिख सकते हैं, और ये C/N1, C/N2 और C/N3, जहाँ पर C एक कांस्टेंट की तरह हमने लिया है, क्योंकि L फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की इन्वर्सली है। इसका मतलब है कि अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हम कोई कांस्टेंट यहाँ पर लगाएंगे, और हमने वही लगाया। इस प्रकार से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन सा क्वेश्चन है जो हर स्टूडेंट को मेरा ख्याल है याद होगा ये आंसर। 1/n = 1/n1 + 1/n2 + 1/n3। इस छोटे से सवाल से हमको एक जानकारी मिलती है, और वो जानकारी क्या है कि अगर पूरे वायर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N हो और उसके कुछ सेगमेंट्स की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N1, N2 और N3 हो, तो N और N1, N2, N3 में इस प्रकार का रिलेशन होता है। 1/n = 1/n1 + 1/n2 + 1/n3। इसको याद रखना चाहिए, बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है। नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप। 85 सेंटीमीटर लंबा एक पाइप है, कह रहे हैं उसमें कितने रेजोनेंस प्राप्त किए जा सकते हैं। पानी भरा हुआ है, ये देखिए, ये फर्स्ट रेजोनेंस हो गया। यहाँ पर एक ट्यूनिंग फॉर्क लगाते हैं तब रेजोनेंस होता है। ये फर्स्ट रेजोनेंस हो गया। फर्स्ट रेजोनेंस के बाद पानी के लेवल को जब डाउन करेंगे, ये देखिए, ये यहाँ पर ये देखिए, ये तो फर्स्ट रेजोनेंस है और ये जगह बन गई, तो ये हो गया आपका सेकंड रेजोनेंस, ठीक है ना। ये है सेकंड रेजोनेंस लेंथ, ये इतनी, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि इस 85 सेंटीमीटर के ऑर्गन पाइप में मैक्सिमम कितने रेजोनेंस प्राप्त किए जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। मैक्सिमम कितने रेजोनेंस बनाए जा सकते हैं। ये देखिए, हमने अगला रेजोनेंस बनाया है, और इन्हें हम अब कहाँ तक बनाएंगे ऐसे। आइए सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं कि कितने रेजोनेंस लेंथ बनाए जा सकते हैं। तो रेजोनेंस लेंथ का फॉर्मूला अगर आप लोगों को पता है तो मैं आपको बताऊं, बड़ा आसानी से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। nth रेजोनेंस लेंथ = हमेशा ध्यान रखना 2n-1 λ/4। आप लोगों को ध्यान होगा फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ
क्या होती है बताओ, λ/4, n की जगह पर 1 रख के देख लीजिए। सेकेंड रेजोनेंस लेंथ n की जगह पर 2 रख कर देख लीजिए तो आ जाएगा 3 λ/4। थर्ड रेजोनेंस लेंथ यहाँ 3 रखिए, 3 2 जा 6 -1 5 λ/4। इस प्रकार से nth रेजोनेंस लेंथ का फॉर्मूला बनेगा 2n - 1 λ/4। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि 85 सेंटीमीटर लंबे पाइप में हम कितने मैक्सिमम रेजोनेंस प्राप्त कर सकते हैं। एक रेजोनेंस, ये पहला रेजोनेंस है, ये दूसरा रेजोनेंस है और ये nth रेजोनेंस है। रेजोनेंस का मतलब होता है ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी पाइप की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा। तो बताइए क्या होना चाहिए। होना ये चाहिए कि जो लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप है वो बड़ा होना चाहिए nth रेजोनेंस लेंथ से। क्यों भाई, बड़ा नहीं होना चाहिए? बड़ा नहीं होना चाहिए, बताइए। ऑर्गन पाइप जब छोटा होगा तो nth रेजोनेंस कैसे मिल पाएगा, ठीक है ना। और ऑर्गन पाइप जब बड़ा होगा तो हम 5 रेजोनेंस लेंथ तक भी जा सकते हैं, 10 रेजोनेंस लेंथ तक भी जा सकते हैं। तो इनका क्वेश्चन है कि 85 सेंटीमीटर लंबे पाइप में हम कितनी रेजोनेंस लेंथ बना सकते हैं। एक रेजोनेंस लेंथ, दूसरी रेजोनेंस लेंथ, तीसरी, चौथी, पांचवी, कितनी बना सकते हैं। चलिए ये रेजोनेंस पाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिसमें लिक्विड कॉलम की गहराई को हम बढ़ाते जाते हैं और अगला रेजोनेंस हम प्राप्त करते जाते हैं। तो ये हो गया 0.85 = बड़ा होना चाहिए 2n - 1 λ/4 से। वेवलेंथ की वैल्यू को हम पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ जी, पहले कैलकुलेट कर लेंगे। v = f लैम्डा से, लैम्डा = v/f। वेलोसिटी ऑफ साउंड दी हुई है 340 मीटर/सेकंड और फ्रीक्वेंसी है ट्यूनिंग फॉर्क की 1250। तो दिस इज इक्वल टू 34/125 मीटर। ये वेवलेंथ है। चलिए, तो 0.85 शुड बी ग्रेटर देन 2n - 1 34/125 और ये नीचे वाला 4, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि 2n - 1 विल बी लेस देन 125 × 4 × 0.85 by 34, ठीक है ना। सो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 12.5। 2n - 1 should be less than this, so 2n should be less than 13.5. So we can say that n should be less than, ठीक है ना, 6.7। तो n should be less than 6.7, hence n will be equal to 6। यानी कि इस 85 सेंटीमीटर लंबे पाइप में हम 6 से ज्यादा रेजोनेंस नहीं करवा पाएंगे, ठीक है ना। ये है रेजोनेंस नंबर। ये फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ, ये फर्स्ट रेजोनेंस का डायग्राम है, ये सेकंड रेजोनेंस का डायग्राम है, ये थर्ड रेजोनेंस का डायग्राम है। और इसी प्रकार से हम कैसे कितने रेजोनेंस करवा पाएंगे, 6 रेजोनेंस से ज़्यादा नहीं करवा पाएंगे क्योंकि पाइप की लंबाई सीमित है और उसमें रेजोनेंस कराने के नंबर भी सीमित ही रहेंगे, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। If we study the vibration of pipe open at both end, which of the following statement is not true? Open end will be antinode, both end पर open है। जब दोनों सिरों पर ओपन है तो ओपन एंड पर एंटीनोड ही बनेंगे, सही है। ऑड हार्मोनिक ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी जनरेटेड, केवल ऑड हार्मोनिक बनेंगे ऐसा कह रहे हैं, ये गलत है क्योंकि इसमें सारे हार्मोनिक बनते हैं, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी।
ऑड हार्मोनिक सिर्फ क्लोज ऑर्गन पाइप में बनते हैं। इसमें फर्स्ट हार्मोनिक बनता है, फिर थर्ड बनता है, फिर फिफ्थ बनता है, फिर सेवेंथ बनता है, नाइन्थ बनता है, लेकिन सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ ये हार्मोनिक कभी भी ओपन, कभी भी क्लोज में नहीं बनते। ऑल हार्मोनिक्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी जनरेटेड, ऑल हार्मोनिक रहेंगे, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम एट बोथ एंड, जहाँ पर एंटी नोड बनते हैं वहाँ पर प्रेशर चेंज मैक्सिमम होता है। इसको जरूर अंडरलाइन कर लीजिए, ये पॉइंट आपका थ्योरी पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पर एंटी नोड बन रहा होता है वहाँ पर प्रेशर बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और जहाँ पर नोड बनता है वहाँ पर प्रेशर लगभग कांस्टेंट रहता है। तो आपका स्टेटमेंट बी गलत है, जिसमें कहा गया है केवल ऑड हार्मोनिक ऑफ फंडामेंटल। हार्मोनिक समझते हैं, फंडामेंटल के मल्टीपल में जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उन्हें हम लोग हार्मोनिक्स कहते हैं। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डबल, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का ट्रिपल, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 4 टाइम, ये सब मिलते हैं, केवल ऑड नहीं मिलते हैं। तो इस बी ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। When a string is divided into 3 segments of length L1, L2, L3, the fundamental frequency of these 3 segments nu1, nu2, nu3, ये सवाल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये लीजिए ऑप्शन सी सही होगा। चलिए, कह रहे हैं कि अगर दो वेव के एम्पलीट्यूड सेम हैं और रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड भी उतना ही है, तो दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस बताइए। तो क्वेश्चन में जो गिवन है, वो है एम्पलीट्यूड का सेम होना, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू लेट ए, ठीक है ना। अच्छा, अब नेट ए इस केस में कैसे लिखा जाता है, कौन बताएगा? 2a cos फेज डिफरेंस बाई 2, इसकी वैल्यू ए है और इन दो ए दोनों ए है, cos 5/2, तो a से a कैंसिल हुआ, तो cos 5/2 इज इक्वल टू 1/2। So phase difference is equal to 60 डिग्री, 60 डिग्री यानी कि π/3, 5/2, so this is 2π/3, this is phase difference। फेज डिफरेंस का मतलब होता है दोनों वेव्स के बीच के फेजों का डिफरेंस, और यहाँ पर ये फेज डिफरेंस ही होता है, मतलब ये φ1 माइनस φ2 ही ये लिखा हुआ है, फेज डिफरेंस लिखा हुआ है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही छोटा सवाल, ठीक है ना, बहुत बढ़िया सवाल है, खूब पूछा गया है। सोनोमीटर वायर में वाइब्रेट इन फुल लेंथ है फ्रीक्वेंसी n, नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू बाय द हेल्प ऑफ ब्रिज इनटू, बिल्कुल फिर से वही आ गया। एक पूरा सोनोमीटर का वायर है, ये सोनोमीटर का वायर होता है, यहाँ पर एक पुली होती है, यहाँ पर एक मार्क लटका रहता है जिससे रस्सी जो रहती है वो तनी रहती है। इसकी पूरी लंबाई L है और ये 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है, और इसकी फंडामेंटल N1 है। कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका फंडामेंटल N3 है, और पूरे की फंडामेंटल ये देखिए, ये पूरे का फंडामेंटल मैंने हरे रंग से यहाँ बनाया है। इसकी फ्रिक्वेंसी n है, तो n, n1, n2 और n3 में ये रिलेशन कितने बार हम लोग पहले भी देख चुके हैं, कितने बार हो चुका है ये सब। Standing wave having 3 node and 2 antinode form between 2 atoms having distance 1.21 angstrom between them. The wavelength of standing wave is, ये एक स्ट्रिंग है जिसमें 3 नोड हैं, 1 2 3, 1 2 3, और कितने एंटी नोड हैं? 2। देखो ये नोड नोड नोड, और ये देखो क्या है बताओ, एंटी नोड खुला हुआ एंटी नोड, ये लेंथ L है
और ये लेंथ किसके बराबर है, लैम्डा बाई 2 के बराबर है, लैम्डा बाई 2 के बराबर है, ठीक है ना। ये लेंथ L है और ये लेंथ लैम्डा बाई 2, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये कितना होता है, ये होता है ओके, ये लैम्डा है, लैम्डा के बराबर, क्योंकि ये क्या होता है लैम्डा बाई 2, नोड टू नोड लैम्डा बाई 2, ठीक है ना, नोड टू एंटी नोड लैम्डा बाई 4, एंटी नोड टू नोड लैम्डा बाई 4, ये सब पता है ना। तो ये पूरा लेंथ होगा, तो यहाँ पर लैम्डा लेंथ के बराबर होगा, यानी कि 1.21 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा, यही आंसर है, ठीक है ना। बहुत आराम से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। नोड से नोड की दूरी लैम्डा बाई 2 और नोड से नोड छोड़ के एक नोड की दूरी लैम्डा बाई लैम्डा, एंटी नोड से एंटी नोड की दूरी भी लैम्डा बाई 2 और एंटी नोड से एंटी नोड एक छोड़ के एंटी नोड की दूरी लैम्डा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया। सब बातें अच्छे से कंफर्म करिए, पता करिए। A cylindrical resonance tube open at both ends has fundamental frequency f. दोनों सिरों पर एक ट्यूब है जो खुली हुई है और ये इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिखाया जा रहा है। उसके बाद हाफ लेंथ का एयर कॉलम है, ये देखिए इसकी आधी लेंथ का एयर कॉलम क्लोज ऑर्गन पाइप के जैसा होता है और इसकी लंबाई, हाँ क्लोज ऑर्गन पाइप और इसकी लंबाई ओपन ऑर्गन पाइप की लंबाई का आधा है। तो ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमको लिखनी है। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू m बाई 2LV और फंडामेंटल है यानी कि m इज इक्वल टू 1 है 2L0V। अब इसकी फंडामेंटल हमको लिखनी है, ये क्लोज है। फंडामेंटल बोलिए m बाई 4L होता है, ये सब खूब रिवाइज करवा चुके हैं, फंडामेंटल होने की वजह से m की जगह पर 1 और क्लोज ऑर्गन पाइप की लंबाई ओपन की आधी है, तो ये बन गया 1 बाई 2LV है ना। और ये तो ओपन की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया। तो इस छोटे से सवाल से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि ओपन की L लंबाई का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज के L बाई 2 लंबाई की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपस में हमेशा बराबर होती है। क्या शिक्षा मिलती है बोलो? ओपन की L लंबाई में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज के हाफ लंबाई में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। A pulse of wave train having along a straight string reach to a fixed end. Fixed end पर ये पहुंचती है, ये रस्सी बंधी हुई है और ये इस तरीके से फिक्स एंड तक पहुंचती है। तो कहते हैं जब रिफ्लेक्ट होगी तो कैसे होगी? तो रिफ्लेक्ट होगी 180 डिग्री फेज डिफरेंस पर। तो ये देखिए ऐसे टकरा रहा है तो ये ऐसे पलटकर वापस आएगी। ये देखिए 180 डिग्री का फेज चेंज होगा क्योंकि ये फिक्स्ड एंड है और फिक्स्ड एंड से जो स्ट्रिंग की वेव रिफ्लेक्ट होती है वो 180 डिग्री फेज डिफरेंस के साथ रिफ्लेक्ट होती है। तो ऑप्शन ए सही होगा। ये एक बहुत ही अच्छा थ्योरी क्वेश्चन है। Standing wave are produced in 10 meter long string if string vibrate in 5 segment and wave velocity 20 meter per second। तो उसमें फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड करनी है, कितने सेगमेंट में वाइब्रेट? 1 2 3 4 5 इतने सेगमेंट में वाइब्रेशन हो रहे हैं। ये देखिए तो कितने लूप हो गए बताइए? P नंबर ऑफ लूप्स बताइए 5, ठीक है। स्ट्रिंग में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये है हार्मोनिक नंबर बाई 2LV और हार्मोनिक नंबर ऑफ लूप्स के बराबर होता है, ठीक है ना। ये रहा आपका। तो 5 लूप बन रहे हैं, वेलोसिटी दी हुई है और फ्रीक्वेंसी हमसे पूछी गई है, वेलोसिटी दी गई है, लेंथ भी दिया गया। आइए फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिखेंगे P बाई 2LV। So loops are 5,
velocity is 20 or length is 10 meters, so this is 100 by 20, so we get the frequency 5 hertz. ठीक है ना? तो ये आपका रिवीजन वाला डे 15 के बाद आज हो गया रिवीजन वाला डे 16, जिसमें हम लोगों ने वेव का सेकंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव का सेकंड सेगमेंट हम लोगों ने रिवाइज किया। तो हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस के जरिए रिवीजन करेंगे और उस पर्टिकुलर डे में जिस प्रकार के फार्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होंगे उन फार्मूलों को पहले रिवाइज करेंगे। एक्चुअली हम लोग ऐसे क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन फार्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादा बार पूछे गए हैं। क्योंकि जो चीज़ एग्ज़ाम में ज़्यादा बार पूछी जा चुकी है उसके आगे भी पूछे जाने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, और जो रेयरली कभी 5-6 साल में एक बार पूछी जाती है उसके चांस कम होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे फार्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं करते हैं, लेकिन उन फार्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं जो ज़्यादा बार पूछे गए हैं, और उन फार्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन भी करते हैं लेकिन कम, क्योंकि टाइम वेस्टेज करने से फ़ायदा नहीं, और आपको ओवरलोड कराने से, आपके माइंड को ओवरलोड कराने से फ़ायदा नहीं है। आप जितना रिलैक्स रहेंगे उतना अच्छा एग्ज़ाम दे के आएंगे। चलिए तैयार करिए, ठीक है, ओके।